सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं। हिंदी उपन्यास के उद्भव पर मैं 2 वीडियो पहले बना चुकी हूँ और किसी कारण ये प्रश्न पूरा नहीं हो पाया था, तो आज हम इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिससे हमारा हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास वाला प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तीसरा बिंदु हमारे सामने है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। इससे पहले मैं आपको जो प्रेमचंद पूर्व युग है और प्रेमचंद युग है वो परंपरा मैं आपको करवा चुकी हूँ कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास कैसे थे और प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास कैसे थे, ये हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम कर रहे हैं प्रेमचंदोत्तर यानी मुंशी प्रेमचंद के बाद के हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास किसी एक निश्चित दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुआ, बल्कि अनेक दिशाओं की ओर प्रवाहित हो गया। विषय की दृष्टि से अगर हम प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों का वर्गीकरण करें तो वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास देखिए, इस काल में भगवती प्रसाद वाजपेयी, सियाराम शरण गुप्त ने कुछ उपन्यासकारों ने प्रेमचंद की आदर्शों उन्मुख यथार्थवादी परंपरा का अनुसरण किया और उसी का अनुसरण करते हुए उनके उपन्यासों में हम देखते हैं कि नवीनता और प्राचीनता का समन्वय भी दिखाई देता है। इन्होंने सामाजिक समस्याओं के बारे में चिंतन किया और जो संकीर्ण मान्यताएं थी उनके ऊपर भी अपने उपन्यासों में कटु प्रहार किए हैं। समाज का यथार्थ चित्रण करते हुए व्यक्ति और समाज को समान महत्व दिया गया है। सामाजिक उपन्यासकारों में भगवती चरण वर्मा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है और इस परंपरा में हम देखते हैं कि धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, नरेश मेहता, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर आदि कुछ उपन्यासों का नाम भी उल्लेखनीय है। तो ये सामाजिक उपन्यासकारों में कुछ प्रमुख जो उपन्यासकार हैं उनके नाम मैंने यहाँ पर ये लिखे हैं। इसके बाद मनोवैज्ञानिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास के बाद हम देखें मनोवैज्ञानिक उपन्यास कौन से लिखे गए। मनोवैज्ञानिक उपन्यास कौन से होते हैं? मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में मानव जीवन की विसंगतियों और समस्याओं का चित्रण किया गया है, जिसके लिए बाहरी परिस्थितियों को दोषी न मानकर अंतर्मन की प्रवृत्तियों को ही दोषी माना गया है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय का उल्लेखनीय योगदान है। इस युग के उपन्यासों पर फ्रायड, यूंग और एडलर के सिद्धांतों का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। जैनेन्द्र ने जो उपन्यास लिखे वो हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र और सुखदा। ये जैनेन्द्र के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। इलाचंद्र जोशी ने सन्यासी, प्रेत और छाया, जिप्सी, जहाज का पंछी, ये उपन्यास इलाचंद्र जोशी के द्वारा लिखे गए हैं। और अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, ये उपन्यास अज्ञेय के द्वारा लिखे गए हैं। ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं। फिर हैं साम्यवादी उपन्यास। हिंदी के साम्यवादी उपन्यास वे हैं जिनमें मार्क्सवादी विचारधारा को कथानक के रूप में लिया गया है। कार्ल मार्क्स से प्रभावित होने के कारण इन उपन्यासकारों ने पूंजीपतियों और सामंतवादी शक्तियों का विरोध किया तथा शोषितों और सर्वहारा वर्ग के लोगों के प्रति इन्होंने सहानुभूति व्यक्त की है। इन उपन्यासकारों में हम यशपाल का नाम सर्वाधिक प्रमुख रूप से लेते हैं। इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही और तेरी मेरी उसकी बात, ये उपन्यास यशपाल के द्वारा लिखे गए हैं। इस परंपरा के अन्य उपन्यासकारों में उपेंद्रनाथ अश्क, रांगीय राघव, अमृत राय, अंचल, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं साम्यवादी उपन्यासकारों में। फिर है ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यासों में हम बात करें
तो हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में वृंदावन लाल वर्मा का नाम जो है हम विशेष रूप से ले सकते हैं। ये एक सफल ऐतिहासिक लेखक कहे जा सकते हैं। इनके उपन्यासों में कुतूहल, उत्सुकता, साहस और मनोरंजन की प्रमुखता है। इनके उपन्यासों में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इनकी जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई और मृगनयनी, ये इनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास हैं। इनके अतिरिक्त आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, रांगेय राघव आदि प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। फिर है आंचलिक उपन्यास। देखिए आंचलिक उपन्यास कौन से हैं? जिन उपन्यासों में किसी विशेष अंचल या प्रदेश, अंचल यानी प्रदेश, क्षेत्र, वहाँ की प्रकृति, संस्कृति एवं समस्याओं का चित्रण किया जाता है, वो आंचलिक उपन्यास कहलाते हैं। हिंदी के आंचलिक उपन्यासकारों में सर्वप्रमुख हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने मैला आंचल और परती परिकथा ये आंचलिक उपन्यास लिखे हैं। देखिए मैला आंचल जो इनका उपन्यास है वो 1954 ईस्वी में लिखा गया था और परती परिकथा ये जो उपन्यास है ये 1957 ईस्वी में लिखा गया था। इन दोनों ही उपन्यासों में जो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण अंचल है, वहाँ का रहन सहन, रीति रिवाज, राजनीतिक आस्था विश्वास आदि का बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो हिंदी के आंचलिक उपन्यासकारों में हम फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, उदय शंकर भट्ट, रांगेय राघव, अमृतलाल नागर, देवेंद्र सत्यार्थी, शैलेश मटियानी आदि के नाम भी गिनाए जा सकते हैं आंचलिक उपन्यासकारों में। फिर है प्रयोगशील उपन्यास या प्रयोगवादी उपन्यास। प्रयोगशील उपन्यास, प्रयोगवादी या प्रयोगशील उपन्यासों में कथानक, पात्र और घटनाओं की दृष्टि से कुछ नवीन प्रयोग किए गए, नवीन अभिनव प्रयोग होने लगे। प्रयोगवादी उपन्यासकारों में धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता, शिव प्रसाद सिंह आदि ने इस दिशा में कुछ अभिनव प्रयोग किए हैं, कुछ नए प्रयोग किए। जैसे धर्मवीर भारती का उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। इसमें अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग कहानियों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार गिरधर गोपाल का उपन्यास है चांदनी के खंडर। इसमें केवल 24 घंटों की कथा को अपने उपन्यास का विषय इस लेखक ने बनाया है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है सोया हुआ जल। इसमें एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की ही जिंदगी का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो कुछ अभिनव नए प्रयोग हुए हैं, तो ये प्रयोगशील उपन्यास थे। अंतिम हमारा बिंदु हो गया, पॉइंट है ये हमारा, वो सब पॉइंट थे। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के वो सब पॉइंट थे। अलग अलग भी सामाजिक उपन्यास हो गए, आंचलिक उपन्यास हो गए, ऐतिहासिक उपन्यास हो गए। अंतिम हमारा पॉइंट है आधुनिक हिंदी उपन्यास। औद्योगिकीकरण, भ्रष्ट व्यवस्था और बदलते हुए परिवेश के कारण आज जीवन में अकेलापन, निराशा, कुंठा, संत्रास, असुरक्षा की भावना तथा अनगिनत विकृतियां हैं। और इन विकृतियों को आधुनिक हिंदी उपन्यासकारों ने अपने अपने उपन्यासों में उद्घाटित करने का प्रयास किया है, उद्घाटित किया है। जैसे मन्नू भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी। इसमें उन्होंने तलाकशुदा दंपति के बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को दिखाया गया है आपका बंटी में। नरेश मेहता का उपन्यास है यह पथ बंधु था। इसमें उन्होंने अकेलेपन और अजनबीपन का बोध करवाया है। उषा प्रियवदा का उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका और 55 खंबे लाल दीवारें। ये दोनों ही उपन्यासों में आधुनिकता बोध का गहरा रूप उभर कर सामने आया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी में अनेक उपन्यासों की रचना हुई है। इनमें आधुनिक युग बोध को आधार बनाया गया है। रमेश चंद्र शाह का उपन्यास गोबर गणेश,
नरेंद्र कोहली का चौखट, यशपाल वैद्य का समय के साथ साथ और शिवानी का काला जल आदि कुछ ये उल्लेखनीय उपन्यास हैं। तो इसके बाद हम निष्कर्ष रूप में कहेंगे, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी का वर्तमान उपन्यास साहित्य अनेक दिशाओं में अग्रसर हुआ। कुछ उपन्यासकार प्रयोगशीलता एवं अति यथार्थवाद के नाम पर अश्लील और कामुक उपन्यास भी लिखने लगे हैं जो उचित नहीं हैं। फिर भी अनेक दोषों के होते हुए भी हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा पर हम संतोष कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि उपन्यासों का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। तो ये था हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। आज हमारा उपन्यास का प्रश्न पूरा होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्न समझ आया होगा। और अगर आपको देखिए, प्रश्न मैंने बीए द्वितीय वर्ष 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न जो मैंने तैयार किया है, तो बहुत ही विस्तार पूर्वक अगर मैं और भी बताती तो ये प्रश्न 3 वीडियो में पूरा नहीं होता। तो इसी हिसाब से आपको तैयार करना है और लिखते वक्त अगर आप इसको थोड़ा सा और संक्षिप्त करना चाहें तो वो अपने हिसाब से आप कर लेना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उपन्यास का पूरा विकास क्रम आपको समझ आया होगा। इसी के साथ मुझे सुनने के लिए आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद।